मुकाबला जितना दिलचस्प होता जा रहा है, नेताओं की भाषा उतनी ही आक्रामक होती जा रही है। सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का भी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा 50 करोड़ रुपए नगद लेकर दतिया पहुंची है और एक वोट के लिए 5,000 रुपए बांटे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी अधिकारी ने पक्षपात किया तो जिंदगी खराब कर दूंगा, चुनाव बाद में होगा, पहले हिसाब करूंगा। वहीं दूसरी ओर इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पुलिस अधिकारियों को लेकर कह चुके हैं कि मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं और मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं। यानी सवाल यह उठ रहा है कि क्या दतिया का चुनाव अब विकास, रोजगार और जनता के मुद्दों से हटकर धमकियों और तीखी बयानबाजी का चुनाव बन गया है? क्या नेताओं की ऐसी भाषा लोकतंत्र को मजबूत करती है या चुनावी माहौल को प्रभावित करती है? क्या प्रशासन पर सार्वजनिक दबाव बनाना उचित है और क्या चुनाव आयोग को ऐसे बयानों पर सख्त रुख नहीं अपनाना चाहिए? वही सवाल यह भी उठता है कि क्या दतिया में लोकतंत्र जीतेगा या धमकियों की राजनीति? नेताओं की जुबान पर लगाम कौन लगाएगा? क्या चुनाव प्रचार की कोई मर्यादा भी होनी चाहिए? तमाम सवाल उठ रहे हैं। या फिर यह आरोप और धमकियों भरा चुनाव ही रणनीति बन चुका है? इन्हीं सवालों पर आज चर्चा होगी और बहस से पहले धमकियों वाले ये बयान आपको सुनाते हैं। माइक से सारे रिकॉर्डिंग हो रही है, पुलिस वाले ध्यान से सुने, खासकर एसपी साहब सुने। कहता चाहता हूं, आपने गाड़ियां तोड़ी, हमारे पास विजुअल फुटेज है। आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते। रसूल गैस के बोले कार्यालय में क्यों डाली? क्या कार्यालय की बिल्डिंग रख दी थी सड़क पर? एसपी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता हूं। आज दतिया चुनाव चल रहा है, 4 दिन बाद वोटिंग है। कल 10 बजे रात तक मैं दतिया के चुनाव प्रचार में था। लगातार 8, 10, 15 दिन से मैं दतिया चुनाव पे फोकस करके, क्योंकि मेरी पार्टी की, मध्य प्रदेश की जनता की, राजनीति के कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की नहीं, प्रदेश की राजनीति के बदलाव का अगर मुख्य केंद्र बिंदु है तो वो दतिया का चुनाव है। और मैं फक्र से, गर्व से, आत्मविश्वास के साथ मध्य प्रदेश की राजनीतिक दशा बदल रही है। और इसका प्रमाण 28 में नहीं लेना है आपको, इसका प्रमाण मोहन यादव पहुंच गए हैं दतिया। पूरी बीजेपी 50 करोड़ रुपए लेके पहुंच गई है दतिया, कैश, ईमानदार पार्टी। एक वोट के 5,000 देंगे। किसान भाइयों सुन लो, फिर भी इतने बुरे हारेंगे कि अकल्पनीय हरा के आएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता, याद रखना। पुलिस प्रशासन के भी अधिकारी सुन ले इस वीडियो के माध्यम से। अगर किसी ने किसी भी कार्यकर्ता को बिना काम से, पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, थाने, टीआई, एसपी कोई हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पे पहले चुनाव बाद में करूंगा, आपसे हिसाब पहले करूंगा। पुलिस के अधिकारी समझ लेना। मैं प्रशासन के कर्मचारियों को भी समझाना चाहता हूं, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। माइक से सारे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे दतिया उपचुनाव में धमकियों का चुनाव किस तरह से बन गया है। जहां जीतू पटवारी का बीजेपी पर 50 करोड़ बांटने का आरोप है। उन्होंने कहा कि एक वोट के 5,000 जो है वो दिए जा रहे हैं और जीतू पटवारी का यह बयान लगातार उपचुनाव से पहले चर्चा में है। वोट खरीदने का बड़ा आरोप जो है लगातार लगाया जा रहा है और बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में अधिकारियों का हिसाब करूंगा, यह बयान भी लगातार जीतू पटवारी का जो है वो सामने आ रहा है। उन्होंने सीधा कहा कि अगर चुनाव में पारदर्शिता नहीं हुई तो जिंदगी खराब कर दूंगा। पुलिस और प्रशासन को भी उन्होंने खुली चेतावनी दी कि अगर शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ चुनाव नहीं हुआ तो वोटिंग बाद में होगी, चुनाव बाद में होगा, पहले मैं हिसाब करूंगा। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा भी पुलिस को चेतावनी दे चुके हैं। तो दतिया उपचुनाव से पहले चेतावनियों का जो ये दौर है, धमकियों का जो ये दौर है, वो जारी है। उन्होंने सीधा कहा कि मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं
और मुद्दों से ज्यादा फिलहाल चुनावी बयानबाजी पर ये सियासत जो है वो गर्माती जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि आने वाले समय में कुछ दिन रह गए हैं जहां वोटिंग होनी है, उससे पहले लगातार दतिया उपचुनाव को लेकर ये धमकियां जो है वो चर्चा में है। फिलहाल किसी भी तरह के बड़े दावे मुद्दों को लेकर दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि जनता के बीच जाकर ये धमकी भरे बयानबाजी जो है फिलहाल चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। चुनावी रण में आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी है, जहां धमकियों का चुनाव 30 जुलाई को इसको लेकर वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए जीतू पटवारी की धमकी, नरोत्तम मिश्रा की धमकियां सामने आ रही है। तो ऐसे में दतिया में सियासी पारा हाई है और जीतू पटवारी का बीजेपी पर 50 करोड़ बांटने का आरोप भी सामने आया है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने से जितना विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन में आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, लाठीचार्ज किया गया था कार्यकर्ताओं पर, समर्थकों पर, जिसमें नरोत्तम मिश्रा ने सख्त रुख अपनाते हुए स्टेज से ये बयान दिया था कि जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया है, प्रदर्शनकारियों के साथ, समर्थकों के साथ, वो याद रखेंगे और इसका भी हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं दोस्ती और दुश्मनी नहीं भूलता। तो लगातार पुलिस और प्रशासन को खुली चेतावनी दी जा रही है। चलिए, इसी को लेकर आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कांग्रेस नेता हिमानी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई है। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप दोनों से चर्चा करेंगे। शुरुआती सवाल मेरा, क्योंकि ये जो दतिया उपचुनाव की पूरी लहर है शुरू हुई थी पूरे तरह से जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया था, उसके बाद पूरे विवाद शुरू हुआ था। शुरुआत वहां से करते हैं, नरोत्तम मिश्रा के बयान से करते हैं। जिस तरह से आशुतोष तिवारी को यह टिकट दे दिया गया था, उसके बाद तनावपूर्ण स्थिति बनी थी। ऐसे में जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर हमले किए गए, उसके जवाब में नरोत्तम मिश्रा ने स्टेज से बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं दोस्ती दुश्मनी नहीं भूलूंगा, इसका हिसाब होगा। तो जिस सरकार ने यह फैसला लिया था, जिस आला कमान ने यह फैसला लिया था कि टिकट उनको नहीं आशुतोष तिवारी को दी जाएगी, उसी आला कमान का यह फैसला था जो प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार किया गया था। नरोत्तम मिश्रा ने ये जो बयान दिया है, वो किस तरह से देख रहे हैं आप, प्रेम जी? स्पष्ट मत है कि संविधान है, चुनाव आयोग है, जनता है और जनता के विश्वास से चुनाव लड़े भी जाते हैं और जीते भी जाते हैं। जो बयान की बात आप कर रहे हैं, नरोत्तम जी ने कुछ आदर्श आचार संहिता लगने के पूर्व में जो वहां पर कुछ उत्साही कार्यकर्ता थे, जो अनुशासनहीनता अगर किसी कार्यकर्ता के द्वारा भी की गई थी तो प्रशासन ने निष्पक्षता से कार्रवाई करी थी। लेकिन उन्होंने प्रशासन से एक अपीलात्मक भाषण वहां पर दिया था कि प्रशासन निष्पक्षता के साथ में कार्य करे। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह के अनैतिक कार्य में लिप्त तब उस पर कार्रवाई हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति की संलिप्तता नहीं होती है तो उस पर वैसी कार्रवाई ना की जाए। तो मुझे लगता है एक तरफ अपील थी और दूसरी तरफ खुली तौर पर धमकी दी जा रही है। और आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात अगर इस तरह की धमकी दी जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों को, तो मुझे लगता है संभावित हार जीतू पटवारी जी देख रहे हैं और उस संभावित हार की जो खींच है वो प्रशासनिक अधिकारियों पर उतारे जा रही है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची थी, उसमें से आधे से ज्यादा जो मेन स्टार प्रचारक थे आज वो दतिया में आए नहीं है। जीतू पटवारी जी स्वयं एकमात्र ऐसा चेहरा है जो पूरी दतिया में भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करने के पश्चात उनको इस बात की अनुभूति हो रही है कि दतिया की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चूंकि 291 शक्ति केंद्रों पर हमारे कार्यकर्ता 5-5 बूथों के माध्यम से वहां पर कार्य करते जनता के साथ में संवाद रहते। लेकिन कांग्रेस का वहां पर क्या परिस्थिति है, वहां पर जिगना एक जगह थी जहां पर जीतू पटवारी जी सभा करने गए थे, जो दलित क्षेत्र कहलाता है। वहां पर राज गौतम नाम का एक लड़का था, उसने खड़े होकर कहा कि राजतंत्र के संरक्षक क्यों बने हैं, लोकतंत्र में एक सामान्य व्यक्ति को टिकट देना था, आपने पुनः राजतंत्र के संरक्षक व्यक्ति को टिकट दिया। जीतू पटवारी के पास जवाब नहीं था। उसके बाद पुनः जीतू पटवारी जी ने कहा कि राजेंद्र भारती जी को जबरिया जो है पुलिस ले गई, उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही। तब उस राज गौतम ने पुनः प्रश्न करा कि क्या वो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर सिद्ध हुए थे या नहीं, तो वे जय भीम करके आगे बढ़ गए। तो मुझे लगता है संगठनात्मक दृष्टि से जिस तरह से आज दतिया में कांग्रेस की स्थिति हुई है, उसके लिए अकेले जीतू पटवारी जिम्मेदार है। आज वरिष्ठ नेताओं ने वहां पर 60 प्रचारकों की सूची से अपने नाम तो जुड़वाए थे, लेकिन जैसे दिग्विजय सिंह साहब को वहां पर सार्वजनिक मंच से माफी मांगने के लिए अवधेश नायक से मजबूर किया था, उसके बाद दिग्विजय सिंह साहब वहां पर गए नहीं।
उसके बाद यहाँ पर भोपाल में मंच से सज्जन सिंह वर्मा का जिस तरह से अखिल साहब उनके विधायक में सार्वजनिक अपमान करा था, तो अब ये भी वहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व करता नहीं जा रहा है। तो जिस तरह से जीतू पटवारी जी वहां पर संभावित हार देख रहे हैं, और ये पहला मौका नहीं है। फूल सिंह बरैया ने कहा था अधिकारियों की खाल खींच के जो है वो भूसा भर देना चाहिए। उमंग सिंगार साहब अभी जो है कीड़ा बोल चुके, उसके बाद सिकरवार साहब पूर्व में बोल चुके कि हम तो इमरजेंसी लगा देंगे, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई है। तो मुझे लगता है जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई है उसके लिए जीतू पटवारी जी निश्चित रूप से अपनी संभावित हार का ठीकरा वे प्रशासन पे फोड़ना चाहते हैं, इसी कारण से ऐसे बयान दे रहे हैं। और अगर जीतू पटवारी जी को लगता है कि वहां पर 50 करोड़ वितरित हुए तो आदर्श आचार संहिता लागू है, आप एफआईआर करवाइए, आप लिखित शिकायत दीजिए, आप साक्ष्य उपलब्ध कराइए। सिर्फ बयानों के माध्यम से वहां सनसनी फैलाना, वहां पर अपभ्रंश करना, वहां पर असामाजिक तत्वों को इकट्ठा करना, अगर ऐसे कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग अपने स्तर पर कार्रवाई भी करता है और सभी जो जितने भी भाषण होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध होती है। तो मुझे लगता है कि आज अगर इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो निंदनीय है। प्रशासन अपना कार्य पूरे मुस्तैदी से कर रहा है। कहीं पर अगर अव्यवस्था दिखती है तो उसके लिए प्रशासन को अवगत किया जा सकता है, लेकिन जिस भाषा शैली का उपयोग करा गया मुझे लगता है अत्यंत निंदनीय, और यही हार का कारण दतिया में कांग्रेस का बनेगा। पटवारी का बयान सामने आया। नरोत्तम मिश्रा के बयान को लेकर मैंने आपसे सवाल किया था, आपने जीतू पटवारी के बयान को पूरी तरह से समझा दिया। बात करते हैं वापस नरोत्तम मिश्रा के बयान को लेकर कि आचार संहिता लागू होने से पहले अगर ये बयानबाजी की गई है स्टेज पे खड़े होकर प्रशासन के खिलाफ, तो क्या वो सही है? बस मुझे इतना जवाब दे दीजिए। मैंने तो कहा कि उन्होंने प्रशासनिक निष्पक्षता की बात करी थी कि वहां पर जो कार्रवाई हो रहा है ये भी कार्रवाई ना की जाए। उन्होंने कहा मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं, तो ये दुश्मनी का जिक्र किसके लिए किया गया? मुझे बस इतना समझा दीजिए कि दुश्मनी का जो शब्द का प्रयोग उन्होंने किया वो किसके लिए, दुश्मनी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया होगा उस वक्त स्टेज से? मुझे लगता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई खींच किसी भी व्यक्ति के लिए है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे वहां पर संभावित कोई व्यक्ति हो, उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि अगर कार्रवाई होती है, कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होता है तो उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन निष्पक्षता से जांच की जाए। इस बात को प्रमुखता से उन्होंने कहा है और मंच के माध्यम से कहा है, और उसके बाद कहा भी है कि 20,000 वोटों से मैं चुनाव जीताऊंगा। ठीक है, उन्होंने मंच के माध्यम से ये कहा कि मैं दोस्ती और दुश्मनी नहीं भूलूंगा और मैं जिस तरह से व्यवहार हुआ है वो भी कभी नहीं भूलूंगा, इसका मतलब आप समझते होंगे। खैर, अगला सवाल मेरा हिमानी जी आपसे होगा, ये तो आचार संहिता लागू होने से पहले की बात हो गई। अब जीतू पटवारी जिस तरह से बयान दे रहे हैं उसे कैसे जस्टिफाई करेगी कांग्रेस? क्योंकि ये तो खुली चेतावनी है। जो बयान नरोत्तम मिश्रा ने दिया उससे भी ज्यादा खुलकर जो है वो सीधा कह रहे हैं कि हिसाब करूंगा। किस तरह का हिसाब करने वाले जीतू पटवारी? प्रेम व्यास जी ने पूरा फोकस आचार संहिता पे रखा। हालांकि आपने बहुत सही सवाल पूछा कि आचार संहिता से पहले भी आप पुलिस प्रशासन को धमकी नहीं दे सकते, पर मैंने भी ये थोड़े न्यूज के वो निकाले हैं कि 2 वीक पहले ही जब टिकट का ऐलान हुआ उसी के फौरन बाद से आचार संहिता लग गई थी, और टिकट का ऐलान होने के बाद ही आप समझ सकती हैं कि इनके जो कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर उतरे थे, तो उससे मैं आदर्श आचार संहिता प्रेम व्यास जी लग चुकी थी। तो ये न्यूज़पेपर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। तो जो है फिर भी आपकी वाला पॉइंट ज्यादा सही है कि किसी को भी धमकी देना और पुलिस प्रशासन को धमकी देना और दबाव में काम करवाना, ये बात सही है कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं दतिया में या दिल्ली में, सब कुछ सरकार के और सरकार के जो मुखिया हैं उस समय जो वो लोग हैं उनके कहने पर कर रहे हैं। पर जिस तरह अभी प्रेम व्यास जी ने एक चीज और बोली कि उल जलूल बयान दिए जा रहे हैं, सबूतों के साथ पेश करो। हमारे बच्चे जो जंतर मंतर पर हैं उनको भी चाइना और पाकिस्तान का एजेंट ऐसे ही बोला जा रहा है। कल रामेश्वर शर्मा जी से एक पत्रकार ने, निष्पक्ष पत्रकार था आपकी तरह, तो उसने पूछ लिया सवाल कि सर आप अगर वो है तो गिरफ्तार कीजिए ना, तो नारे लगे जय श्री राम, हर चीज का जवाब जय श्री राम, मतलब आप किसी को कुछ भी बोल दीजिए। कॉलर जो होता है ना शर्ट पे, उसके लिए ये कहावत होती है कि गिरेबान में झांक लिया जाए, पर ये है ही नहीं। प्रेम व्यास जी कह रहे हैं उन्होंने तो समझाया था कि मैं आप ऐसा आपने कैसे किया, आपको ऐसा करना चाहिए था, बिना किसी पद के, बिना किसी आधिकारिक उसके, वो तो समझा रहे थे। पर जीतू पटवारी जी की धमकी जो थी वो बहुत खतरनाक थी। पर मैं मानती हूँ कि जीतू पटवारी जी ने जो कुछ भी बोला वो उनका विजयपुर चुनाव के जो घटनाक्रम था उससे प्रेरित होकर बोला। उसमें जिस तरह से अभी प्रेम व्यास जी का भी पूरा फोकस था निष्पक्षता की तरफ, और विजयपुर चुनाव और जो बुधनी का चुनाव, तो उनमें निष्पक्षता कहीं भी देखने को नहीं मिली। हालांकि जनता ने उस निष्पक्षता जो नहीं दिखाई दे रही थी उसका जवाब दिया,
और उसी के एक जिस तरह से अभी आप पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं कि रात को 10 बजे सचिवालय खुलवाया जाता है, किसी की सदस्यता भंग करने के लिए प्रशासन का पूरा दुरुपयोग किया जाता है, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ताओं के साथ हो, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हो। जिनकी भी सरकार से नहीं बनती है, उनको प्रशासन को उनके आगे खड़े करके डंडे मारना, चाहे दिल्ली में हमारे जंतर मंतर के बच्चे हों, उनको डंडों से मारना, आंसू गैस छोड़ना, ये सब कुछ, ये भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जिसकी वजह से राजनेता जो है कभी कभार इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं नरोत्तम मिश्रा जी के बयान का भी अर्थ समझ सकती हूँ कि जब उनके कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया तो उनका दर्द निकल आया। हेलो को लेकर, लेकिन आपने भी नरोत्तम मिश्रा के बयान को एक्सप्लेन कर दिया। मुद्दे को आप वहां ले गई जहां छात्रों के लिए प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों के लिए अलग अलग एजेंडे यूज किए जा रहे हैं। मेरा फिर से दोबारा सवाल का भी जिक्र किया जी, और मैंने जीतू पटवारी जी का भी जिक्र किया। मैं एक बार दोबारा सटीकता से पूछना चाहूंगी, जिंदगी खराब कर दूंगा, इसका क्या अर्थ निकलकर सामने आता है? बस मुझे इतना बता दीजिए। जी, मैंने बिल्कुल बोला कि जब आपके कार्यकर्ताओं के साथ, आपके लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, जब विजयपुर में आपके साथ निष्पक्षता बिल्कुल नहीं दिखाई जाती कि एक दूसरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अंदर एंट्री है, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को एंट्री नहीं है, प्रशासन पूरी तरह नाकाबंदी करके, जैसे कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हैं और हमें देश में घुसने की आजादी नहीं है, इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो ऐसा दर्द निकल जाता है। वही नरोत्तम मिश्रा जी का भी निकला है और वही जीतू पटवारी जी का भी निकला है। ठीक है, ऐसे में देखिए ये लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग तो है दोनों कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता का मतलब होता है सभी को आदर्श व्यवहार करना है, और जिस तरह का व्यवहार वैसे तो सभी सामान्य रूप से भी होना चाहिए। तो जब पुलिस अपनी आदर्श का वो करती है, अपने अधिकारों से ज्यादा, मतलब पुलिस को भी इस तरह बर्बरता पूर्वक भारत के नागरिकों को मारने की छूट तो नहीं है। ठीक है, तो मतलब ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, वो भी मंच से अध्यक्ष के रूप में, जो है नेताओं के रूप में आप जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में इस भाषा का प्रयोग करना आप सही समझती हैं अगर पुलिस बर्बरता दिखा रही है तो ये ठीक है। हमारे साथ फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए वरिष्ठ पत्रकार भावना शुक्ला भी मौजूद है। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे ही जानना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार ये सियासी बयानबाजी सामने आ रही है, वो समय 30 जुलाई को चुनाव जो है उसके लिए डेट है, वोटिंग होनी है, मतदान होने, उससे पहले मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, हम ये करेंगे, हम ये करके दिखाएंगे दतिया के लिए। उस वक्त ये कहा जा रहा है हम इतना बदला लेंगे, हम जिंदगी बर्बाद कर देंगे, जिंदगी खराब कर देंगे। तो ऐसी बयानबाजी सामने आ रही है, किस तरह से इसे देखा जा रहा है? ये अशोभनीय बात तो है ही, और आपको एक चीज पे मैं ध्यान देना चाहूंगी कि कुछ समय पहले करीब 1500 शब्दों की ऐसी शब्दावली मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा कंपाइल की गई थी, जिसे असंसदीय कहा गया था। एक ऐसी डिक्शनरी बनानी पड़ी थी कि इस तरह की भाषा का, इन शब्दों का, इन तरह के फ्रेजेस का प्रयोग न किया जाए। हालांकि अभी बात हमारी चुनाव की हो रही है दतिया की, लेकिन मैं आपको ये बात इसलिए इसका यहाँ जिक्र करना चाह रही हूँ कि ये विधानसभा, जिसको कि हाउस के प्रति सबके मन में बड़ा श्रद्धा रखी जाती है, जैसे कि हम न्यायालय के प्रति रखते हैं, विधानसभा हाउस प्रोसीडिंग एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात होती है हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए कि उनको भी कैसे मर्यादित रहा जाए, संयमित किया जाए, और क्या चीज नहीं करना ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो जो चुने हुए प्रत्याशी है उनके लिए अगर ये वाली चीज कही गई है मध्य प्रदेश विधानसभा में, तो जब हम फील्ड पे जाते हैं तो मुझे लगता है कि उस समय ही सभी को यहाँ पे एक तरह का लेसन ले लेना चाहिए था, और एक आत्म अनुशासन की बात भी आती है। आजकल डिबेट जो होती है, मतलब हम इस डिबेट की बात नहीं कर रहे हैं, चुनावी परिदृश्य में पार्टियों की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत साधारण देखा जाता है कि एक इस पार्टी के द्वारा ये किया गया था, तो इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आपको लाइसेंस दिया जा रहा है, फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह गया है। तो यहाँ पर तो ये है कि अगर कोई एक पार्टी, कोई एक नेता, किसी दल के द्वारा कोई बात कही जा रही है जो कि अशोभनीय है, असंगत है, और दूसरा भी उसी चीज को लागू कर रहा है यहाँ पे, तो और दूसरा जो आपने बहुत खूब बात उठाई है कि जनता के मुद्दे कहाँ पर हैं, तो वहां पर कई बार मैंने देखा है कि जो एक घुमक्कड़ विमुक्त जो समाज है, उनकी कई बेसिक मांगे रही है। महिलाओं द्वारा ये तक कहा गया है कि शौचालय नहीं है। तो आप सोचिए कि जब हम आजादी की इतने साल की बात करते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बात आती है, हालांकि मैंने अभी विजिट नहीं किया है, लेकिन जो खबरें मेरे पास वहां से आई है या जो कुछ मैंने वहां पे देखा भी है, जो पोस्ट किया गया है,
तो उस पे अगर आप ये बेसिक चीजों के लिए, कहीं पे है कि तालाब जो है वहां पे दीवार के लिए कई समय से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, तो ये चर्चा के विषय नहीं बन पा रहे हैं। और इसके बाद एक और वहां पे 4 साल पहले पिछले विधानसभा चुनाव की बात है, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी सॉरी वार्ड में लोगों ने बहिष्कार किया था वोट का, कि उनके नाले नहीं है, रोड नहीं है। तो इन बेसिक सुविधा के लिए जनता को आवाज उठानी पड़ रही है। इसमें तो हमको लगता है कि विपक्ष और पक्ष, ये जो भी सत्ताधारी है या दोनों उम्मीदवार है, उनको इस बातों के वादे करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मूल रूप से बात तो ये है कि सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि बड़ी बहस में चर्चा का टॉपिक ये है कि किस तरह से जुबानी जंग चल रही है, वो भी चुनाव के मतदान के कुछ दिनों पहले, कि किस तरह से नेताओं की ये जुबानी जंग जो है वो सामने आ रही है, किस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और मूलभूत सुविधाओं के लिए वहां पर जनता जो है फिलहाल अभी भी तरसती हुई दिखाई दे रही है, पर कोई उसको लेकर बात करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इनकी धमकियों का दौर जो है वो ज्यादा वायरल हो रहा है। ठीक है, तो हिमानी जी आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ हैं उन्होंने ये साफ कह दिया है कि 50 करोड़ के लिए जो है वोट खरीदे जा रहे हैं, इसके लिए 50 करोड़ भेजे गए हैं। किस आधार पर ये बड़ा आरोप जो लगाया गया है उनके द्वारा? देखिए, हर चुनाव में यही स्थिति बनती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का उपयोग करके, पैसे का उपयोग करके और चुनाव को अपने पक्ष में करने का की कोशिश करती है। कई बार ऐसी चीजें हुई, जैसे जो 2023 का चुनाव था, उसमें मैंने खुद ऐसे लोगों को पकड़ा जो अपनी जेब में पैसे भरकर और बस्तियों में और लोगों को बांट रहे थे। हमने सबूत के साथ पूरे उनके साथ उनको पुलिस के हवाले भी किया, तब आवेदन ले लिया गया। चुनाव के परिणाम आने के बाद फिर आप समझ सकती हैं कि पक्ष में जब उनके रिजल्ट आ गया तो फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको बताती हूँ। 2023 के चुनाव में खजुराहो विधानसभा में एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की 12 गाड़ियों के द्वारा रौंद दिया गया था। वो लोग जो है उसी चीज का विरोध करने कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, पहुंचे थे, और कि वहाँ गांव में पैसे बांटे जा रहे थे। जब तब तक तो ऐसी स्थिति हो गई खजुराहो में कि पूरी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गई। लेकिन जब रिजल्ट्स आ गए तो उसके बाद खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारने का आरोप लगा दिया गया। तो ये सब चीजें जब होती हैं तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि जब प्रशासन अपने आचार संहिता का उल्लंघन करता है, आचार संहिता का मतलब ठीक है, एक तरफ हिमानी जी आप कहते हैं कि बीजेपी जो है उसकी कंट्रोल में सारा प्रशासन है, उसके उस कंट्रोल के साथ वो चुनाव में जीतता हुआ आया है, और लगातार ऐसे इल्जाम जो है कांग्रेस द्वारा लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी कहती है कि नरोत्तम मिश्रा जो है प्रशासन को खुली चेतावनी भी दे रहे हैं, तो वो भी गलत करे। तो प्रशासन बीजेपी का कंट्रोल में है या नहीं है, ये बात तो फिलहाल, इसको लेकर प्रेम जी आपसे जल्दी से जानना चाहूंगी, किस तरह से ये 50 करोड़ के वोट को लेकर जो है ये पूरा जो घपलेबाजी है वो सामने आई है, ऐसा कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे जल्दी से? मुझे लगता है जो खुद इस तरह के कृत्यों में संलिप्त थे, जीतू पटवारी जी के दोनों भाई थे, भौरकुआ थाना में पुष्पेंद्र चौहान के पार्षद था, उसने आरोप लगाया था। तो एफआईआर भी दर्ज हुई थी कि वहां पर शराब और कबाब बांटा जा रहा था, और उसने जब पकड़ा तो आरोप लगा दिया गया। 150 डीएम को फोन लगाने के आरोप कौन लगा रहा था भाई? और उस समय जब पूछा उनसे चुनाव आयोग ने प्रूफ दो तो भाग गए। राहुल गांधी जी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते हैं, जब कहते प्रूफ दो तो बोलते हैं तो प्रशासन का काम है। तो सिर्फ आरोप लगाना और भाग जाना, डिजिटल रन की में कांग्रेस माहिर है। राजन भारती जी को जिनका चुनाव निरस्त हुआ है, उनके ऊपर एंटी एमएलए कोर्ट द्वारा अपराध तय किए गए। तो मुझे लगता है एक तरफ अपराधियों का बोलबाला है, झूठों का बोलबाला है, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठे देना। तो इस तरह के तथ्य तो कांग्रेस का भी। अभी उमंग सिंघार साहब ने सदन में कैलाश जी के लिए झूठ कहा, कीने वाली बात, उसके बाद पूरी रिकॉर्डिंग प्रदर्शित की गई, उस रिकॉर्डिंग में कहीं भी वो जिक्र नहीं था। तो मुझे लगता है एक तरफ झूठ बोलना, ठीक है, चलिए देखना ये होगा कि फिलहाल ये चुनावी बयानबाजी जो है मुद्दों को लेकर कब बदलती है, और कुछ ही दिन मतदान को बचे, और किस तरह से आगे चीजें जो है रुक लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।